नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज का सीरीज है, राजन सीरीज चल रहा है, जो कुछ प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिया है और कुछ प्रश्न बाकी हैं, उसे हम सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ प्रश्न हैं जो कि 39 से स्टार्ट करेंगे, बाकी इसके पहले का हम पढ़ा चुके हैं। आइए देर न करते हुए इस प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 350 का 10% कितना होगा। 350 का 10% कितना होगा, आइए देखते हैं 300 का 10% कितना होता है। तो 350 का 10% ऐसे हम निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ से हमारा आ गया 35। 300 का 10% कितना होगा, 35 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर आयत किसे कहते हैं बताइए। तो देखिए, आयत किसे कहते हैं उससे देखिए, एक फिगर ड्रा करते हैं और एक आयत का फिगर बनाते हैं। एक ये आयत हो गया हमारा फिगर, ठीक है, ये हमारा आयत हो गया। कह रहा है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। ये भुजा, ठीक है, इस भुजा के बराबर होगा। फिर कह रहा है तथा इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ भी 90 अंश का होगा, यहाँ भी 90 अंश का होगा और यहाँ भी 90 अंश का होगा। यानी चारों कोण क्या होंगे, 90-90 के होंगे। ये हमारा आयत का क्या है, पहचानने का एक उसका गुण है। ठीक, आयत किसे कहते हैं लिखा भी है। वह चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण 90 होता है, आयत कहलाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, समांतर चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं देखिए क्या क्या होगी। पहली विशेषताएं, मानिए पहली विशेषताएं हो जाएगी, पहली विशेषताएं सम्मुख रेखाएं बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज देखिए किस तरह से बनता है। ये समांतर चतुर्भुज की पहले यहाँ पे फिगर हम ड्रा करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की फिगर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, सही नहीं बन रहा। ये समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं इतना, ठीक, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इस प्रकार का मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है। तो पहला रूल इसमें कह रहा है कि पहला इसमें हो जाएगा सम्मुख रेखाएं बराबर होंगी, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, सम्मुख रेखाएं बराबर होंगी, सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं। और दूसरा हो जाएगा इसमें का 3 बताना है, तो दूसरा लिख देंगे सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी देखिए ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, होते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग हो जाता है। किसी समांतर चतुर्भुज, देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो, यानी विकर्ण देखिए, इसका जो विकर्ण होगा यहाँ से यहाँ पे विकर्ण होगा और ये विकर्ण होगा। कह रहा है परस्पर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी 90-90 परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। परस्पर क्या होंगे, लंबवत हो तो वह वर्ग हो जाता है, ठीक है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर, देखिए विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये जितना बराबर होगा उतना ही ये भी होगा। और परस्पर कह रहा है
अगर ये परस्पर लंब होते हैं तो ये वर्ग हो जाता है। ठीक है, परस्पर लंब हो जाता है। जैसे वर्ग में क्या होता है, देखिए वर्ग में ये क्या होता है, वर्ग में देखिए, वर्ग में हो जाता है, सॉरी गलत हो जा रहा है, वर्ग में देखिए, वर्ग में ये क्या होगा, 90 का होता है। ठीक है, बस ये 90 का नाम हो यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। तो ये वाला 9 या 90 डिग्री का नौ कोण बने यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होगा, बराबर होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 42 है, कह रहा है विषमबाहु त्रिभुज क्या है। विषमबाहु त्रिभुज क्या है। विषमबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होगा, ये देखिए, ये विषमबाहु त्रिभुज हम एक तरह से फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, 3 है। ठीक है, ये 6 है और ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये विषमबाहु हो जाएंगे। तीनों भुजाओं क्या हैं, अलग अलग परिमाप के हैं, तो ये विषमबाहु हो जाएंगे। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर न हो, इस प्रकार के त्रिभुज को, इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये तीनों भुजाएं असमान होनी चाहिए। इस प्रकार का क्या हो जाएगा, ये भुज, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। देखिए माना ए जोड़ने पर, कुछ भी जोड़ सकते हैं, माना ए जोड़ने पर 2x प्लस वाई हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई प्लस हम ए जोड़ देंगे तो ये 2x प्लस वाई हो जाता है। तो देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाता है, ए का वैल्यू हम निकालते हैं। तो ए का वैल्यू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। वैसे ही इन दोनों को इधर लेके आएंगे, x को लेके आएंगे इधर, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और y इधर माइनस है, इधर आएगा तो y प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2x में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x, और y में से y प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2y। यानी a का वैल्यू हमारा ये प्राप्त हुआ। ठीक है, हम क्या जोड़ेंगे, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 2y जोड़ने पर, x प्लस 2y जोड़ने पर नहीं पर 2x प्लस वाई हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू निकाल दिए हैं और ए का वैल्यू के हम बता दिए, हम कि इतना आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। आइए देर न करते हुए दूसरे प्रश्न चलिए। 44, क्वेश्चन नंबर 44, वृत्त के 3 गुण बताइए। वृत्त के कोई 3 गुण बताइए। आइए वृत्त के कोई 3 गुण बताया जाए। ये वृत्त है तो इसके 3 गुण बताना है। जैसे में पहला देख लीजिए, पहला हम क्या बता सकते हैं, पहला हम लिख सकते हैं कि एक ही वृत्त की समस्त त्रिज्याएं बराबर होती हैं। मान लीजिए त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी, ये यहाँ पे सेंटर से, ठीक है, चाहे इधर लेके जाइए, चाहे इधर लेके जाइए, चाहे इधर लेके जाइए, ये क्या है, आर ए बी कहलाएगा, आर ए बी कहलाएगा, आर ए बी कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहला हो गया सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, दूसरा देख लीजिए, इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए दूसरा है, यहाँ पे एक छोटा सा और हम बनाते हैं, यहाँ पे छोटा सा,
यहाँ पे ये कह रहा है कि वृत्त का समस्त व्यास केंद्र पर ही समद्विभाजित करते हैं, यानी ये व्यास है, ये केंद्र हमारा है और केंद्र से होके व्यास जाता है और समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर भागों में, एक भाग ये हो जाएगा बराबर और दूसरा भाग ये बराबर बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी वृत्त के समस्त व्यास केंद्र, लिख सकते हैं वृत्त के समस्त व्यास केंद्र, वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर आप समद्विभाजित करते हैं, पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। तीसरा देखिए रूल क्या आ जाएगा, तीसरे में तीसरा कह रहा है, इसमें कहा जाएगा केंद्रीय वृत्त अभी आपस में कभी आपस में काटते नहीं हैं। जो केंद्रीय वृत्त होता है ना, कभी आपस में काटते नहीं। जैसे जैसे देखिए, इसे देखिए यहाँ पे ये केंद्रीय वृत्त है ये, ठीक है, और यहाँ पे केंद्रीय वृत्त, ये कभी आपस में कट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी आपस में कट नहीं करें, एक ही केंद्र से बना हुआ, कभी आपस में कट नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये भी वृत्त यहीं से बनाया गया है और ये भी वृत्त, दोनों वृत्त एक ही केंद्र से बनाया गया है, तो आपस में कट नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे केंद्रीय वृत्त, केंद्रीय वृत्त कभी आपस में, कभी आपस में काटते नहीं, नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर 45, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जैसे देखिए, दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे देखिए, दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त यहाँ पे बनाते हैं, दूसरा वृत्त हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये वृत्त है, दूसरा वृत्त है, यानी दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा, ठीक है, स्पर्श करने वाली रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे ये रेखा है और दोनों उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। एक मिनट, ये दोनों में एक रेखा जाएगी और दोनों से क्या होके जा रही है, दोनों से सट के जा रही है, तो क्या है, ये रेखा उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये रेखाएं क्या है, उभयनिष्ठ है। लिख सकते हैं दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा, आप लिख सकते हैं दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श करने वाली रेखा, दो वृत्तों की स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। उनकी उनकी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 46 में, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। आइए, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और भी जितना आप गिन सकते हैं, ठीक है, अनंत तक। ये सब क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यहाँ देखिए कह रहा है भाज्य, भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी कोई संख्या होता है, यहाँ भाज्य होता है, भाज्य, भाजक और भागफल। देखिए ऐसे हम करते हैं इसको, इस टाइप में जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस टाइप का बनाते हैं, ठीक है। और कोई संख्या यहाँ होता है, ठीक है, वो भाजक होता है, ठीक है। क्या होता है, भाजक, वो संख्या जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है, यानी यहाँ पे भाजक होता है, भाजक, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा भागफल निकल जाएगा। यहाँ पे जो संख्याएं आएगी, जो संख्याएं यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, वो क्या होता है, भागफल होता है, भागफल। जो संख्या यहाँ पे लिखते हैं वो भागफल हो जाता है। और यहाँ जो होता है वह संख्या जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, वह संख्या है, यह वह संख्या जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है, यानी यह भाज्य होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और कुछ सॉल्व करने के बाद ना, कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बचता है शेषफल, शेषफल। तो इसमें बस पूछा था हमको भाज्य, भाजक एवं भागफल। तो भाज्य, भाजक एवं भागफल, देखिए भाज्य वह संख्या है जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है, यानी भाज्य, यानी वह संख्या जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, संख्या। और भाजक वह होता है, वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, सॉरी, यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, वो भाजक होता है। भागफल यहाँ पे है, भाज्य है वह संख्या जिसमें जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह से ही इसे लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न चले। 48, भिन्न से क्या तात्पर्य है, भिन्न से आप क्या समझते हैं, या भिन्न से आप, ठीक है, भिन्न, इसे हम देखते हैं कि ये क्या होता है भिन्न, और इसके बारे में जानेंगे कुछ। देखिए भिन्न, भिन्न मीन्स क्या होता है, ये p/q के रूप में लिखा होता है, p/q के रूप में होगा। कोई नंबर क्या होगा, जैसे में देखिए 7/5 पे होगा। यहाँ पे देखिए q इक्वल नॉट, q जो है वो नॉट इक्वल 0, वो 0 नहीं हो सकता है। q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, यानी ये 5 जो है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। भिन्न से आप क्या समझते हैं, तो 5 0 नहीं, कोई बट्टे वाली संख्या 7/8, आपको ये सब क्या है, भिन्न वाली संख्या है, बट्टे वाली संख्याएं हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो तो उसे भिन्न कहा जाता है, यानी कोई संख्या p/q के रूप में है तो उसे क्या कहा जाएगा, भिन्न कहा जाएगा। जहाँ q जो है वो, यहाँ पे जहाँ जो ये p है ये पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा, और q जो है, ठीक है, जो q है वो संख्या कभी 0 नहीं हो सकेंगी, ठीक, ये 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया है आपको। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। आइए संयुक्त भिन्न किसे कहेंगे वो के देखिए, उसे देखते हैं। संयुक्त भिन्न जो इस तरह का होता है, 5 सही 2, इस तरह का जो होता है संयुक्त भिन्न होता है। इससे हम जब सॉल्व करते हैं तो 5 का 2 का गुणा 5 में करते हैं और उसे जोड़ते हैं, यानी देखिए इसे लिखेंगे 2 गुणे 5 और +1 ऊपर वाला जोड़ देते हैं, और जो नीचे रहता है वैसे लिख देते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2 × 10 और 1 11/2 होता है हमारा, यही संयुक्त भिन्न होता है। क्या होगा, यही संयुक्त भिन्न होगा। कुछ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ और लिख सकते हैं, 3 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, संयुक्त भिन्न है। ये सब क्या है, संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। आइए अगले प्रश्न पर चले। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, भागफल किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं भागफल किसे कहेंगे। भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। यानी जैसे 10 से, ठीक है, सॉरी, जैसे देखिए
यहाँ हम 7 से 70 में डिवाइड करते हैं तो 10 बार में जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, और घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0। तो ये जो हमारा आया है ये क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे, भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही क्या होता है, भागफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 51 हमने मिस कर दिया है और 52 देखेंगे। 51 ही संख्या देख लिया जाए। 51 संख्या जो है, संख्या 51 देखिए, 51 नंबर का संख्या देखिए, 51 का संख्या का देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय मान निकालना है। जैसे 16,292 में कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान निकालिए अर्थात जातीय मान निकालिए। इस 6 का स्थानीय मान और जातीय मान निकालिए। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान देखिए क्या हो जाएगा। स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान तो 6 का स्थानीय मान जब भी निकालते हैं तो 6 लिख लीजिए और देखिए इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। और जातीय मान भी है इसमें निकालना, जातीय मान। जातीय मान जब निकालेंगे 6 का तो जो भी चीज़ पूछता है उसी को ऐसे ही लिख देते हैं। जिस चीज़ का जातीय मान पूछेगा वो ही ना उसका आंसर होता है। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू होता है ये, और ये फेस वैल्यू होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 52 देखा जाए। 52 में कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात। तो आइए 5 अंकों की बड़ी से बिगेस्ट नंबर निकालते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 जितना भी पूछो उतना 9 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी 99,999 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होता है, जितना कहे उससे एक लिख दीजिए और उससे एक कम करके 0 लगा दिए। 1 2 3 4 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे। ठीक है, जितना कहे उससे एक कम करके कम 0 लगाएंगे और 1 लगा देंगे। अब इनका अंतर निकालना होता है। अंतर निकालेंगे, कह रहा है प्रश्न में इनका अंतर निकालिए। तो अंतर देखिए, अंतर निकालने के लिए अंतर में घटाना होता है, और घटाना के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और लास्ट में 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होता है, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 53 के कह रहा है, 53 में 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से लेकर 100 तक के सभी समस्त संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याएं वही होती हैं 1 से लेकर गिनते हैं जो। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का मान हमें 100 ज्ञात करना है। तो 100 प्राकृतिक यहाँ लिखिए, सॉरी, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, अब देखिए n के जगह पे 100 का है ना, यानी 100 तक पूछ रहा है तो 100 और 100 प्लस 1/2। ठीक, अब इसको देखिए 100 हो जाएगा
और 101 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे जब आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 101। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, जीरो एक बढ़ा देंगे और 5 पंजा 5, 5 जीरो जब जीरो, 5 पंजा 5, यानी 5050। ये क्या हो जाएगा, हमारा योगफल आ जाएगा इन संख्याओं का 5050 योगफल आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिधि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिधि को परिभाषित किया। आइए परिधि को परिभाषित करते हैं। जैसे ये देखिए एक फिगर है, ये फिगर है, ये चारों ओर जो है ना, ये चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर जब अगर एक राउंड लगाएंगे या चारों ओर का माप जो होता है, ठीक है, यही परिधि होता है। यही क्या होता है, परिधि होता है चारों ओर की। समझ में आ रहा है, यही चारों ओर की परिधि होता है। जैसे वृत्त के घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है। मान लीजिए इसके घेरे के परिमाप को, ठीक है, घेरे घेरे की परिमाप परिमाप को परिधि परिधि कहा जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक का आर होता है, इसलिए होता है इसका परिधि बराबर 2 पाई आर। आर का वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 22/7 होता है। ठीक है, ये इसका परिभाषित कर दिया हमने। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 55, कोण को परिभाषित कीजिए। आइए कोण को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले देखिए कि कोण कैसे परिभाषित किया जाएगा। ये एक रेखा होता है, मान लीजिए कोई भी एक रेखा है। ठीक, इसका नाम आप दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक है, ये झुकाव जो है ना, ये जो झुकाव है ना, ठीक है, ये जो झुकाव बना हुआ है ना, यही क्या होता है, ये झुकाव होगा, यानी यही कोण होता है। आप झुकाव, ठीक है, या कोण कहते हैं, ऐसे कहेंगे इनको हम कि दो रेखाओं, देखिए एक रेखा ये है, दो रेखाओं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, दो रेखाओं के झुकाव के बीच को कोण कहा जाता है। लिख लीजिए, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। 56, त्रिभुज किसे कहते हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति है। तीन रेखाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति है। ठीक है, आप कह सकते हैं तीन संरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे, तीन संरेख बिंदुओं को तीन संरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है, जो आकृति निर्मित होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 57 पर चले। कह रहा है वर्ग किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ग की एक फिगर बनाया जाए। एक ये वर्ग है।
वर्ग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी, वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगी, चारों कोण 90 अंश के होंगे, चारों कोण 90 अंश के होंगे, और इनके विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। विकर्ण जो एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। जो विकर्ण होगा, ये जो विकर्ण होगा, ये जो विकर्ण होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे चार समान भुजाओं से घिरी वह है आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 का हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण 90 हो वर्ग कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। 58 व्यास किसे कहते हैं, अभी जस्ट हमने बताया था व्यास किसे कहते हैं। तो वह स्थिति देखिए यहाँ पे बनाइए और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ कोई बिंदु है ए और यहाँ कोई बिंदु है बी, यानी सेंटर से होके वृत्त को ठीक है, सेंटर से होके वृत्त को एक छोर से दूसरे छोर पर मिलाया जाता है जिस रेखा से, वही क्या होता है, व्यास होता है। ये क्या होता है, आर, ये भी आर हो गया यहाँ से इधर इधर, और इन दोनों आर को क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर डी हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी कहते हैं, जिसी को व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह व्यास कहलाती है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। अगर दिया हुआ है रूट में 19600 बराबर 14, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए 0.016। ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए। चलिए आइए निकालते हैं, इसे शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे और नीचे ऊपर, ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 यानी 4 जीरो वाले संख्या से गुणा करेंगे। 1 2 3 4 0, नीचे ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब ये जब गुणा कर लिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 और नीचे हो जाएगा 140, ऐसे ही रहेगा, ये रूट में होगा सब। हम जानते हैं कि ये इसका वैल्यू होता है 14 का होता है, 14 का होता है। ठीक है, इस ऊपर वाला निकलेगा जब तो ये 14 हो जाएगा, 14 का घनमूल है, वर्गमूल है। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 का वर्ग है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.14 आंसर आता है। ठीक है, यही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है 60 नंबर प्रश्न पे 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में बदलिए। 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में किस तरह से बदला जाएगा। तो देखिए ये 3 रुपया तो हमारा रुपया में ऑलरेडी है, ये 8 पैसा है ना, पैसा है ना। जब इसमें हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी रुपए में 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। ठीक है, वैसे ही तो 8 रुपये है, यहाँ पे 8 पैसा है तो भाग देंगे तभी ना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस ये 0.08 हो जाएगा रुपए में। इसको अब लिख सकते हैं 3.08 रुपये। ठीक है, रुपये लगा सकते हैं आप इस तरह से। ये इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।